रेफ्यूजीज़ वे लोग होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट या फिर परसिक्यूशन यानी अत्याचार को छोड़कर अपने देश से दूसरे देश में शरण लेने के लिए चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये मैं डेफिनेशन जो ले रहा हूँ वो एक यूएन के कन्वेंशन से ले रहा हूँ, यूएन के 1951 कन्वेंशन से ले रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो रेफ्यूजीज़ को डायरेक्टली और प्रॉपरली गवर्न करता हो। यह बात काफ़ी चौंका देने वाली है क्योंकि प्रेजेंटली यूएन के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में करीब 2 लाख रेफ्यूजीज शरण लिए हुए हैं और वर्ल्ड वाइड भी ये नंबर जो है करीब 2.5 से 3 करोड़ के बीच है। क्या हमारे देश में एक प्रॉपर रेफ्यूजी लॉ लाने का समय आ गया है? इसी बात पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते रहिए। देखिए, पिछले कुछ समय से भी इंडिया में जो रेफ्यूजीज के आने की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में फरवरी 2021 से लेकर अब तक म्यांमार से मिजोरम के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में 6000 से ज़्यादा रेफ्यूजीज शरण ले चुके हैं। मेन रीज़न वहाँ का मिलिट्री कू था और इतना ही नहीं, तिब्बत से, भूटान से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, साउथ में श्रीलंका से अलग अलग समय पर अलग अलग परसिक्यूशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण इंडिया में रेफ्यूजीज आते ही रहे हैं। इंडिया को इस पूरे रीजन का एक रेफ्यूजी हेवन भी कंसिडर किया जाता है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि जब रेफ्यूजीज दूसरे कंट्रीज में शरण लेने के लिए जाते हैं तो कई बार उन्हें फोर्सफुली वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, और दूसरा, इस पूरे साउथ एशियन रीजन में सिर्फ एक ही कंट्री है जहां पर स्टेबल डेमोक्रेसी है और वो इंडिया है। देखिए, इंडिया ने आज तक 1951 के यूएन के रेफ्यूजी के ऊपर ग्लोबल कन्वेंशन को साइन या फिर रेटिफाई नहीं किया है। इसके अलावा उसके 1967 के प्रोटोकॉल को भी साइन या रेटिफाई नहीं किया है, और जो भी रेफ्यूजीज का गवर्नेंस होता है वो 1946 के फॉरेनर्स एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। पर इस एक्ट में रेफ्यूजीज का एक प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं है। इस एक्ट में फॉरेनर्स को एक पूरा अम्ब्रेला टर्म माना गया है कि जो फॉरेनर्स इंडिया में टेम्पररी रह रहे हैं, परमानेंटली रह रहे हैं, लीगली इंटर किए, इलीगली इंटर किए या फिर मजबूरी में इंटर किए जैसे रेफ्यूजीज करते हैं, इन सारे लोगों को एक अम्ब्रेला टर्म फॉरेनर्स के अंदर डिफाइन किया गया है। और इनफैक्ट इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर है कि वो किसी भी फॉरेनर को डिपोर्ट कर सकती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। इंडिया को इनफैक्ट रेफ्यूजी हेवन इसीलिए कंसिडर किया जाता है कि ये जो प्रिंसिपल्स है रेफ्यूजीज से रिलेटेड, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट्स और कंट्रीज जो है वो प्रोहिबिटेड हैं किसी फॉरेनर को अपने देश में वापस भेजने से, किसी रेफ्यूजी को अपने देश में वापस भेजने से, खास करके तब जब उसके वहाँ जाने पर उसका परसिक्यूशन हो सकता है, टॉर्चर हो सकता है या फिर किसी और भी तरह का ह्यूमन राइट जो है वो वायलेट हो सकता है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को ही नहीं, नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं। जैसे आर्टिकल 14 जिसमें राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, आर्टिकल 21 है जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करती है, आर्टिकल 25 भी है जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करती है। इसके अलावा जुडिशरी ने भी इन राइट्स को एक्सपैंड करने की कोशिश की है, जैसे राइट टू फेयर ट्रायल रेफ्यूजीज के पास बहुत लंबे समय से रहा है। इसके अलावा 1996 में एनएचआरसी वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के केस में जुडिशरी ने कुछ रेफ्यूजीज का डेपोर्टेशन जो गवर्नमेंट चाह रही थी उस पर रोक लगाई थी। और हालांकि इंडिया ने 1967 के प्रोटोकॉल या 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया, पर सिमिलर कन्वेंशंस को जरूर साइन किया है, जैसे कि यूएन डिक्लेरेशन ऑन टेरिटोरियल असाइलम 1967 का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और इसी तरह के कुछ कन्वेंशंस को साइन जरूर किया है, जो कन्वेंशंस इंडिया पे एक पॉजिटिव ड्यूटीज इम्पोज करती है या फिर आप कह सकते हैं एक सॉफ्ट पावर की तरह काम करती है कि इंडिया जो है अपने रेफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करे। वर्ल्ड में यूएनएचसीआर एक बॉडी है जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी है, जो रेफ्यूजीज के कैंप्स इस्टेब्लिश करने में मदद करती है, रेफ्यूजीज के जो राइट्स एंड प्रोटेक्शंस हैं उसे अपलिफ्ट करने में मदद करती है, उसे प्रमोट करने में मदद करती है, और जिस कंट्री में रेफ्यूजीज रह रहे हैं वहाँ पे फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है कि जिससे उन रेफ्यूजीज का अच्छी तरह ध्यान रखा जा सके। इस बॉडी का प्रेजेंस इंडिया में भी है पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। इंडिया में इस तरह का काम एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो इस तरह का काम करती है। इनफैक्ट एनएचआरसी ने ईयर 2000 में जस्टिस भागवती के गाइडेंस में एक मॉडल लॉ लाने की भी कोशिश की थी, एक प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को जिसमें रेफ्यूजीज के बारे में राइट्स और उनके डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया हुआ था, पर आज तक उस पर कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इनफैक्ट मॉडल लॉ से रिलेटेड एक
2009 में बिल भी लाया गया था, रेफ्यूजी एंड असाइलम प्रोटेक्शन बिल 2009, जिसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस तो किया गया था, पर वो आज तक पास नहीं हुआ। इन्हीं सब कारणों की वजह से रिसर्च स्कॉलर निमृत कौर ने इंडिया को एक पैराडॉक्सिकल स्टेट भी कहा है कि जहां एक तरफ इंडिया ग्लोबल कन्वेंशंस को साइन करने में पीछे हटता है, दूसरी तरफ वो अपना भी कोई रेफ्यूजी लॉ बनाने को तैयार नहीं है, और इसके ऊपर से इंडिया कभी भी रेफ्यूजीज को शरण देने में या प्रोटेक्शन देने में पीछे नहीं हटता है। तो आइए देखते हैं ऐसे क्या रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं जो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को कोई यूएन ग्लोबल कन्वेंशन साइन करने से रोकती है या फिर एक प्रॉपर रेफ्यूजी लॉ लाने से भी रोकती है। इसके बाद एक प्रॉपर रेफ्यूजी लॉ के बेनिफिट्स को भी डिस्कस करेंगे जो हमारी पार्लियामेंट कंसिडर कर सकती है। सबसे पहला रोड ब्लॉक आता है एड हॉकिज्म एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस का। एड हॉकिज्म का मतलब है कि सिर्फ इमीडिएट नीड्स को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेना, और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस मतलब पॉलिटिकली कन्वीनियंट डिसीजंस लेना। एक रिसर्च स्कॉलर अर्जुन नायर इस बारे में यह कहते हैं कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एड हॉक डिसीजंस ले सकती है, और वो डिसीजंस पॉलिटिकली कन्वीनियंट होते हैं, इसलिए इंडिया जो है कोई ग्लोबल लॉ साइन करने के लिए तैयार नहीं है। और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में क्योंकि इंडिया इतने सारे कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, तो एक यूनिफॉर्म लॉ से सारे के सारे कंट्रीज से जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसे मेंटेन करने के लिए वो उतना कन्वीनियंट नहीं होगा जितना कि सिर्फ लोकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस कर सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक ये आता है कि जैसे जो ग्लोबल कन्वेंशन है 1951 का, 1967 के प्रोटोकॉल का, इंडिया के पॉलिसी मेकर्स का मानना है कि वो बहुत ही यूरोपियन सेंट्रिक है, और वो सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय या उसके बाद के थे। इतने दशकों में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो चुके हैं, पर उन कन्वेंशंस का कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा एक तीसरा रोड ब्लॉक जो है वो सिक्योरिटी कंसिडरेशन से रिलेटेड हो सकता है। देखिए, इंडिया जो बॉर्डर्स शेयर करता है नेबरिंग कंट्री से, वो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, और एंटी रेफ्यूजी लॉ लेजिस्लेटर्स का मानना है कि अगर इंडिया ने एक प्रॉपर रेफ्यूजी लॉ लाया जिसमें प्रॉपरली राइट्स एंड प्रिविलेजेस मेंशन्ड हैं, तो जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है वो और बढ़ सकता है, जिसका असर इंडिया के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी से रिलेटेड पड़ सकता है। इनफैक्ट एक स्कॉलर महेंद्र लामा ने अपने रिपोर्ट मैनेजिंग रेफ्यूजीज इन साउथ एशिया में एक 3 डायमेंशनल मॉडल एक्सप्लेन किया कि कैसे बहुत ज़्यादा रेफ्यूजी मूवमेंट जो है वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी पे असर डाल सकता है। पॉलिसी मेकर्स का मानना है कि एक यूनिफॉर्म लॉ माइग्रेंट मूवमेंट को भी एनकरेज कर सकता है। देखिए, माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज में डिफरेंस है, क्योंकि माइग्रेंट्स जो हैं वो अपने देश को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए छोड़ कर आते हैं या फिर अपनी मर्जी से आते हैं, वही रेफ्यूजीज जो हैं वो अपनी मजबूरी के कारण आते हैं। इन सब रोड ब्लॉक्स को ध्यान में रखते हुए, इन्हें एक्नॉलेज करते हुए, हमें एक रेफ्यूजी लॉ के बेनिफिट्स को भी कंसिडर करना होगा। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो सकता है कि रेफ्यूजीज, इनलीगल माइग्रेंट्स और फॉरेनर्स का प्रॉपर डेफिनेशन हो, जिससे हमें इन्हें अलग अलग देखने में आसानी हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम इन तीनों ग्रुप्स के लिए राइट्स और प्रिविलेजेस डिफाइन कर पाएंगे, जिससे एम्बिग्विटी कम से कम होगी। एक प्रॉपर रेफ्यूजी लॉ सिक्योरिटी को भी एनहांस कर सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, जैसे प्रोफेसर वी सूर्य नारायण का, कि द एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड नेशनल रेफ्यूजी लॉ हैज़ क्रिएटेड अ नंबर ऑफ एनोमलस सिचुएशंस। और उन्होंने इस क्लेम को बैक करने के लिए राजीव गांधी असैसिनेशन केस का एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के असैसिनेटर्स में 6 लोग रेफ्यूजीज रजिस्टर्ड थे इंडिया में। और एक यूनिफॉर्म रेफ्यूजी लॉ का बेनिफिट एक और यह हो सकता है कि इंडिया को दूसरे कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस के बिगड़ने या सुधरने के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सारे के लिए यूनिफॉर्म लॉ होगा। इससे 2 कंट्रीज के गवर्नमेंट्स के बीच फ्रिक्शन भी कम होगा। कंक्लूजन में इतना कहूँगा कि इंडिया ने ज़रूर रेफ्यूजीज के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी काम किया है, पर रेफ्यूजीज के बढ़ते पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हमें एक यूनिफॉर्म रेफ्यूजी लॉ को कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। एक यूनिफॉर्म लॉ जो है गवर्नमेंट को भी मदद करेगी कि इतने सारे रेफ्यूजीज को मेंटेन करने के लिए वो ज़्यादा अकाउंटेबल होगी, और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी रहेगा कि कैसे रेफ्यूजीज को डील करना है। और क्योंकि इस वक्त रेफ्यूजीज से रिलेटेड लगभग सारे डिसीजंस गवर्नमेंट अकेले लेती है, एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के बाद जुडिशरी भी अपना रोल प्ले कर सकती है। वो प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर सकती है, और वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकती है रेफ्यूजीज के प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस के लिए। इस वीडियो को इतनी दूर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, इस फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों से ज़रूर शेयर करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन पे भी ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें
और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।